नमस्कार दोस्तों, ए ज़िंदगी के सिलसिले की अगली कड़ी के साथ मैं दामिनी यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, बड़ा ही अनोखा और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है शादी का, जिसके लिए कहा जाता है कि दो लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है, जिसमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारा प्यार होता है। असल में शादी के रिश्ते में सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, दो ख़ानदान जुड़ते हैं। यानी बहुत सारे रिश्ते, और उनसे उम्मीद की जाती है कि बहुत सारा प्यार भी उन रिश्तों के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन असल हकीकत इससे थोड़ी अलग है। जब घर में कोई गृह लक्ष्मी आती है, यानी कि किसी लड़की की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में आती है, तो उसे गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन असल में ये गृह लक्ष्मी का दर्जा कम और लक्ष्मी का दर्जा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये देखने को मिलता है कि आने वाली लड़की से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने साथ बहुत सारी धन माया, बहुत सारी लक्ष्मी, बहुत सारा दहेज लेकर आए। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं आज भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498A की। इसे हम दहेज निरोधक कानून के रूप में भी जानते हैं। अब दहेज निरोधक कानून की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे देश में दहेज की समस्या एक इतनी बड़ी समस्या है जिसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। इसकी वजह से न सिर्फ कई लड़कियों को बहुत प्रताड़ना, बहुत उत्पीड़न सहना पड़ा, उनके घर वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत दुख उठाने पड़े, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, बल्कि कई लड़कियों ने इसके चलते आत्महत्या तक की है। और बहुत सारी दहेज हत्याओं के मामले भी हम लोगों के लिए नए नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 498A के बारे में। क्या है सेक्शन 498A की उपयोगिता? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे दहेज निरोधक कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो दहेज से जुड़ी जो भी समस्या हो, चाहे वो दहेज उत्पीड़न की हो, दहेज मांगने की हो, दहेज लेने के लिए दबाव बनाने की हो, या फिर किसी प्रताड़ित महिला के जीवन से जुड़ी हो, इस तरह के सभी मामलों में सेक्शन 498 के चलते लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, न सिर्फ जीवन दान मिला है बल्कि उनके परिवार को भी सही मायनों में न्याय मिल पाया है। सेक्शन 498A का कानूनी स्वरूप क्या है? इस कानून के अंतर्गत किसी लड़की, उसके परिवार वाले यानी उसके मायके वालों से किसी भी रूप में दहेज की मांग करना, दहेज देने के लिए दबाव बनाना, दहेज के लिए उत्पीड़ित करना, इन सभी मामलों में ये कानून प्रभावी होता है। यहाँ ये याद रखने की भी ज़रूरत है कि ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, इसलिए इसके लिए बनाया गया ये कानून भी उतना ही गंभीर है, जिसमें ज़मानत का प्रावधान नहीं है। साथ ही यहाँ ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें किसी महिला द्वारा नामजद किए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 498A किन लोगों पर प्रभावी है? देखिए, ये बहुत मुश्किल मामला होता है कि वो हिंसाएं जो घरों के भीतर होती हैं, यानी जिनके लिए कोई गवाह जुटाना, कोई सबूत जुटाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो अपने ही परिवार के लोगों द्वारा की जाती हैं। इसलिए उसमें बनने वाले कानून का भी थोड़ा लचीला और थोड़ा संवेदनशील होना बहुत स्वाभाविक है। तो सेक्शन 498A के मामले में भी यही बात आती है। इसमें प्रताड़ित महिला द्वारा नामजद किए गए ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि वो व्यक्ति पति हो सकता है, सास ससुर हो सकते हैं, देवर, जेठ, जेठानी, ननद, इनमें से कोई भी रिश्ता हो सकता है। सेक्शन 498A में दंड का प्रावधान क्या है? इस मामले में अधिकतर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि प्रताड़ित महिला की मौत हो जाती है और ऐसा शादी के 7 वर्ष के अंतर्गत या दरमियान में हुआ हो, तो ये सज़ा और भी ज़्यादा कठोर हो सकती है। पुलिस IPC की धारा 304B के अंतर्गत भी मामला दर्ज कर सकती है। और दहेज निरोधक कानून के नाम से भी जाने जाने वाले इस कानून को हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि ये रिफॉर्मेटिव कानून है। यदि दहेज निरोधक कानून की धारा 8 के अंतर्गत देखें तो किसी भी रूप से दहेज न सिर्फ लेना अपराध है बल्कि दहेज देना भी अपराध है, और इसमें दहेज देने वाला भी बच नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। और याद रखिए, इसमें लगभग 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है।
सेक्शन 498A के दुरुपयोग की कितनी संभावना है? देखिए, ये तो बहुत जानी समझी सी बात है कि किसी भी कानून के जहाँ एक तरफ सफल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, वहीं उसके असफल होने का एक कारण ये भी होता है कि उसका दुरुपयोग भी बड़ी संख्या में किया जाने लगता है। अब इसी कानून को ले लीजिए, क्योंकि घर के भीतर होने वाले मामलों में जैसा कि हमने कहा था कि साक्ष्य जुटाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इस कानून को बहुत लचीला, बहुत संवेदनशील, बहुत ही सकारात्मक रखा गया था ताकि प्रताड़ित महिला को पूरी तरह से न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके। और इसमें उस प्रताड़ित महिला द्वारा किसी व्यक्ति का, यानी अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति का नाम ले देना भर ही काफ़ी होता था। इसी के चलते इस मामले का दुरुपयोग भी बड़ी संख्या में देखने में आया। उसमें होता क्या था कि अपना गुस्सा निकालने के लिए या किसी और कारण से, और कारणों की हमारे देश में कहीं कोई कमी नहीं होती, क्योंकि घरेलू दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे कारण परिस्थितिवश होते हैं, बहुत सारे किसी नियत के चलते। तो जब भी इस तरह के कानून का दुरुपयोग होता है, उसमें ये देखने में आता है कि प्रताड़ित महिला दहेज का मामला न होने के बावजूद अपने ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज उत्पीड़न कानून के अंतर्गत नामजद कर देती है। और क्योंकि इसमें ज़मानत का भी प्रावधान नहीं है, तो ज़्यादातर ससुराल पक्ष के लोग सज़ा भुगतने तक को बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को हम हरगिज़ नहीं भुला सकते कि अगर इस कानून का दुरुपयोग होने के मामले ज़्यादा तेज़ी से मिलते हैं, बढ़ते हुए, तो उसी तरीके से कानूनी प्रावधान ये भी है कि अगर आप झूठी पाई जाती हैं, इस मामले में आपके साक्ष्य गलत हैं, आपने गलत मामला दर्ज कराया, यानी आपका केस पूरी तरह से झूठा है, तो इसमें आपके खिलाफ भी सज़ा हो सकती है। और साथ में दंड का प्रावधान तो है ही, क्योंकि झूठ झूठ होता है और न्याय सभी के लिए समान रूप से ज़रूरी होता है, बराबर होता है। सेक्शन 498A के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार किसी घटना के घट जाने के बाद किसी भी कारण से महिलाएं तुरंत कोई एक्शन नहीं लेती, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो या फिर कोई भावनात्मक कारण हो। लेकिन अगर इस घटना के घटने के 3 वर्ष के अंदर भी आप इस मामले की शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं, तो उस शिकायत को आप दर्ज करा सकती हैं। यहाँ तक कि भारतीय कानून में इस बात की भी व्यवस्था रखी गई है कि यदि न्यायालय इस बात को समझता है कि प्रताड़ित महिला का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे सही मायनों में न्याय की ज़रूरत है, इस मामले में न्याय होना चाहिए, तो न्यायालय उस समय सीमा के बीत जाने के बावजूद इस शिकायत पर कार्रवाई कर सकता है। और ये शिकायत प्रताड़ित महिला द्वारा, उसके परिवार के लोगों के द्वारा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कराई जा सकती है। यदि इस मामले में आप खुद कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए आप राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सहायता ले सकते हैं। घर से हम उम्मीद करते हैं एक ऐसी जगह जहां बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारा अपनापन होगा, और रिश्तों में अगर आर्थिक पक्ष उभर आए, लेन देन की बातें उभर आए, तो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं दीमक लगना शुरू हो ही जाती है। और यदि ये दीमक किसी रिश्ते की शुरुआत से ही लग रही है, तो हम उसके कोई बहुत उज्जवल भविष्य की कामना तो कर नहीं सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में कहीं कोई ऐसा मामला है जो सीधा सीधा दहेज उत्पीड़न का मामला बनता है, तो इस मामले में आवाज़ उठाने से हरगिज़ न चूकें। लेकिन साथ ही ध्यान इस बात का भी रखिए कि वो मामला किसी दूसरी तरह का गुस्सा उतारने के लिए नहीं होना चाहिए, सीधा और साफ तौर पर दहेज उत्पीड़न से ही जुड़ा होना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय सबके लिए है, समान रूप से है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पक्ष भी उतनी ही संवेदनशीलता से सही हो, सच हो। इसी तरह के वीडियोस और जानकारी लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए बेल आइकन बटन दबाना है ज़रूरी। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए बढ़ाते रहिए हमारा हौसला।